रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नेशनल ट्रस्ट और निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस की। बहुत बार हम जब नेशनल ट्रस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये NGO वाली ट्रस्ट है कि जो हम लोग ट्रस्ट खोल लेते हैं। जहाँ नेशनल ट्रस्ट क्या है? नेशनल ट्रस्ट स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज पर काम करती है। जानेंगे वो कौन सी डिसेबिलिटीज है, नेशनल ट्रस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या निर्माया स्कीम है, किन किन लोगों के लिए वो है, क्या निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस में जो अमाउंट दिया जा रहा है वो एडिक्वेट है, सफिशिएंट है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आस्था रिहैब केयर सोसाइटी के फाउंडर और नेशनल ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर डॉक्टर आशीष जी हैं। डिटेल में उनसे हम बात करेंगे इस टॉपिक। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। बहुत बहुत बधाई दनिश जी, आपने हमको मौका दिया नेशनल ट्रस्ट के स्कीम और निरामय इंश्योरेंस के बारे में बोलने के लिए। इसके बाद दिल से आपको शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर, हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसी स्कीमों को लोगों तक लेके जाएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार है। प्रोफेशनली मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और अपनी मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ में किया हूँ। और मैं 2011 से एक NGO है जिसका नाम आस्था रिहैब केयर सोसाइटी है, इसमें दिव्यांगजनों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अभी 7-8 महीना हुआ है मेरा एक प्राइवेट क्लिनिक का भी मैं एक इनॉग्रेशन किया हूँ, जिसमें भी बहुत सारे तरह के दिव्यांगजन आते हैं और भी जो प्रोग्राम रिलेटेड रहता है वो लोग भी आते हैं, उनको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा जो एम है कि दिव्यांगजनों तक घर घर पहुंचना। और रिसेंटली मैंने 1 ईयर से एक होम बेस्ड थेरेपी प्रोग्राम स्टार्ट किया हूं, जिसमें 300 दिव्यांगजन अभी हमसे जुड़े हुए हैं और उनको मैं अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं होम बेस्ड, घर पर जा करके। जो भी उनकी दिक्कतें होती है, जैसे कि निरामय इंश्योरेंस को लेकर हो, चाहे UDID कार्ड बनाना हो, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में उनको एजुकेट करना हो, उनके बारे में उनके घर पर ही जा करके हमारी एक प्रोफेशनल टीम है वो जाती है और उनको एजुकेट करती है। और जितना भी हमसे संभव हो पाता है मैं उनको सुविधा प्रदान करने का कोशिश करता हूं और कर रहा हूं। जी, एक चीज मुझे जो आपके बारे में बहुत अच्छी लगी कि आप उड़ीसा में काम कर रहे हैं अभी और आप आते बिहार से हैं,
तो आपने उन्हीं एरियाज में रहना पसंद किया, आप दिल्ली मूव नहीं किए, क्योंकि उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, इन जगह पे इन सर्विसेज की बहुत ज़रूरत है। और ज़्यादातर लोग जो थोड़ा फेमस हो जाते हैं, जहाँ चल पड़ता है, तो वो मूव कर जाते हैं दिल्ली साइड। अब ये बताएं, उड़ीसा में बिहार से कैसे आना हुआ, और बिहार में भी उतनी ज़रूरत है तो बिहार में क्यों नहीं आप रहे? बिल्कुल, उसमें बात थी कि मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन के लिए, तो मैंने ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस टेस्ट दिया था। तो रैंक वाइज मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, वो नेशनल इंस्टीट्यूट है एसबी निरतार, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत ही आता है। एक्चुअली हमारा सिलेक्शन ही हुआ। तो यहाँ जब 4.5 साल की जब मैंने पढ़ाई किया, तो यहाँ पर देखते थे दिव्यांग जन जब हमारे सेंटर में आते थे नेशनल इंस्टीट्यूट में, इंटर्नशिप के दौरान काफी उनसे हमारा एक अटैचमेंट हो गया था, जिसके वजह से कभी मैंने नौकरी के लिए एक आवेदन तक नहीं दिया। और मैं सोचा कि क्यों नहीं, जो हमारी लाइफ है दिव्यांग बच्चों के साथ ही गुजरे, इस तरह का एक मकसद लेकर के। और जो पेरेंट्स गांव से आते थे और उनकी जो स्थिति होती थी, वो मेरी अंतरात्मा को झिझोर देता था। तो मैंने सोचा मैं नौकरी क्यों करूं, क्यों नहीं कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके इसी क्षेत्र में मैं अपने कैरियर को बढ़ाऊं। तो सबसे पहले मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया और करीब 7-8 साल काम किया। उसके बाद 2011 में मैं खुद उड़ीसा में ही अपने एक एनजीओ की स्थापना की और फिर अपनी सेवा प्रदान करने का सोचा। और अभी करीब 28-29 साल हो गया मैं उड़ीसा में ही हूँ, और मैंने इसी को ही कर्मभूमि बना लिया। जी डॉक्टर साहब, अब हमें बताएं थोड़ा सा, बहुत सारे जो लोग हैं उनको नेशनल ट्रस्ट के बारे में पता नहीं है आज भी। तो ये नेशनल ट्रस्ट क्या है, नेशनल ट्रस्ट किन डिसेबिलिटीज पर काम करती है और क्या इम्पोर्टेंट काम करती है? एक्चुअली 1999 में नेशनल ट्रस्ट अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन मकसद था कि जो हाई सपोर्ट नीड बच्चे हैं, जिनकी टोटल लाइफ पार्शियली और टोटली बेड पर ही गुजर जाता है, 99%, जो कि टोटली डिपेंडेंट है थ्रू आउट लाइफ। एक मोटा मोटी कहा गया है कि बच्चे जब तक जिंदा रहते हैं, जब तक उनको इलाज की जरूरत पड़ती है। तो जो जो दिव्यांगता है, जिसको पहले हम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, एक्चुअली अब वो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी हो गया है। और दूसरा सेरिब्रल पल्सी है, और थर्ड ऑटिज्म, और चौथा जो होता है उसको हम मल्टीपल डिजेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, इसमें जो मल्टीपल डिजेबिलिटी की जो डिफिनीशन दी गई है, अगर इस 4 दिव्यांगता में अगर 2 दिव्यांगता हो तो उसको हम मल्टीपल डिजेबिलिटी के श्रेणी में रखते हैं। तो मेन मकसद था वेलफेयर एंड लीगल, 2 तरह का काम करता है नेशनल ट्रस्ट, एक लीगल और एक वेलफेयर। वेलफेयर में हमारे पास कुछ स्कीम है जो हम रूरल एरिया में जो भी एनजीओ हैं, चाहे अर्बन एरिया में अगर अच्छा वो काम करते हैं, तो हमारी कुछ स्कीमें हैं, जैसे घरौंदा सेंटर वगैरह होता है। तो उसमें हमारे बच्चे क्या होते हैं कि दिन और रात रहते हैं। एक दिशा सेंटर है जो कि 0 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए है, वो डेज केयर के नाम से जाना जाता है। और एक समर्थ सेंटर है जो कि करीब 15 साल तक बच्चे वहां तक रहते हैं, और उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो उनको हम लोग घरौंदा में शिफ्ट कर जाते हैं। मेनली हमारा यही 4 जो स्कीम है अभी फिलहाल रन कर रहा है। और लीगल में क्या होता है कि लीगल में जनरली हम लोग लीगल गार्जियनशिप को बढ़ावा देते हैं कि अगर बच्चा अगर 18 साल का हो गया हो और उसके पेरेंट्स जो हैं अगर आगे चल करके अगर बुढ़ापा में जाएंगे, चाहे पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो बच्चे को क्या होगा, तो उसके राइट के लिए लीगल गार्जियनशिप इशू होता है। तो लीगल एंड वेलफेयर के लिए ही नेशनल ट्रस्ट जनरली काम करता है। ये आपने जो मल्टीपल डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया, आपने कहा 2 डिसेबिलिटी होनी चाहिए, वो 2 डिसेबिलिटी इन चारों से रिलेटेड होनी चाहिए, या कोई ऑटिस्टिक प्लस ब्लाइंड हो तो भी उसमें काउंट होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उसमें सेरिब्रल पल्सी जो बच्चे हैं कम से कम 10 से 15% है। लगभग जो डाटा बताता है कि 10 से 15% जो विजुअली बच्चे हैं वो सेरिब्रल पल्सी भी हैं। तो लगभग 5 लाख 5.5 लाख बच्चे इंडिया में जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो भी सेरिब्रल पल्सी से ग्रसित हैं। तो उनको भी ये सुविधा दी जाती है। अगर उनके सर्टिफिकेट में अगर सेरिब्रल पल्सी कहीं पर भी मेंशन भी रहेगा तो उसको 100% जो भी हमारे स्कीम है, चाहे निरामय हो चाहे और सारा स्कीम, उसको बेनिफिट मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं, अब कई सालों से हम देख रहे हैं कि नेशनल ट्रस्ट में चेयरपर्सन की पोस्ट खाली रहती है। हम ये भी देख रहे हैं आशा किरण का इंसिडेंट किसी से छुपा नहीं है। जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पे मैं बात करता हूं उनके पेरेंट्स से, पेरेंट्स को
अपनी खुद की कोई ना कोई ट्रस्ट बनानी पड़ती है, इसलिए कि अगर कल को हमें कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। उसका मोटा मोटा कारण जो वो साफ तौर पे बताते हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, जो आपके शेल्टर जो आप लोग बता रहे हो यहाँ, उनमें क्वालिटी नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं नहीं, इस पर जब से राजेश अग्रवाल सर ने ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट में, इसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। और अभी हम लोग एक रैंडमली हम लोग जहां जहां भी हमारा सेंटर चल रहा है, हमने एक टीम स्थापित किया गया जिसका सीपीईमू नाम रखा गया है, सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। उसके जितने भी सदस्य हैं डेली बेसिस पर उस सेंटर में विजिट कर रहे हैं, और जो भी सेंटर अगर काम नहीं कर रहा तो एट ए टाइम उस सेंटर को क्लोज कर दिया जा रहा है। अभी हमारे पास रिपोर्ट है, चाहे वह हमारी लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें भी करीब 8-10 एनजीओ ऐसे थे जो काम नहीं करते थे, उनको ऑलरेडी क्लोजिंग लेटर दे दिया जा चुका है और बंद किया जा चुका है। काफी इसमें सफाई सुथरा चल रहा है, और आशा करता हूं कि आने वाले 1 मंथ के अंदर ही आपको बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो एनजीओ आप लोग क्लोज करते हो, तो फिर वो वहां के जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है उनका? नहीं ना, उसके लिए भी एक प्लानिंग किया है कि इस तरह के जहां भी हम अगर एनजीओ को अगर हम बंद करते हैं और वहां जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको दूसरे सेंटर में, जो कि नेशनल ट्रस्ट जहां भी उसको रन करवा रहा है, तो उसमें उस बच्चे को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सेंटर अभी देखने को नहीं मिला है कि जो घरौंदा सेंटर वगैरह हो जिसको क्लोज कर दिया गया हो। लेकिन उसमें हम एक सो कॉज उनको नोटिस इशू करते हैं और उनको हम एक टाइम देते हैं 1-2 महीना का, कि जो जो चीजें आप में कमी है उसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। उसके बाद फिर एक उनका इंस्पेक्शन होता है, उसमें अगर वो फेल कर जाते हैं तो हम उस बच्चे को अलग सेंटर में ट्रांसफर कर देते हैं। ये लापरवाहियों का बड़ा कारण क्या देखते हैं आप? क्या सेंसिटिविटी कम हो जाती है अधिकारियों में? क्या चैलेंजेस क्या आते हैं? क्यों ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती हैं? कारण क्या आप लोग अपनी रिसर्च में पाते हैं? ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब तो हमने काफी रूल में काफी गवर्नमेंट चेंज कर दिया है। पहले क्या था कि अगर कोई ने अप्लाई किया उस समय लोग उनको प्रोजेक्ट दे रहे थे, और जो इंस्पेक्शन वगैरह होता था लोगों का इतना सोर्स रहता था कि पहले ही पता लग जाता था कि आज इंस्पेक्शन होने वाला है। तो लोग क्या करते थे कि अधिकारी के जाने के पहले लोग अपने तरफ से पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो जाते थे। लेकिन अब तो सिस्टम चेंज हो गया है, अब किसी को पता नहीं लगता। इवन हमारे नेशनल ट्रस्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पता नहीं रहता है कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है। तो ये सब सुधार किया जा रहा है। पहले तो गलतियां थी, उसमें सुधार काफी हो रहा है और काफी सुधार हुआ है। अच्छा, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूँ। ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है लोगों के लिए, लोगों को पता नहीं है। अब यकीन मानिए जो डिसेबिलिटी इसमें फॉल नहीं करती हैं, वहां भी जो आम जनता है उनको पता ही नहीं है नेशनल ट्रस्ट के बारे में। तो दो चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो ये कि क्या जो नेशनल ट्रस्ट के जो शेल्टर होम है या जहां भी आप सेंटर हैं आपके, जो भी आप प्रोवाइड करवाते हैं सर्विसेज, वो क्या हर स्टेट में है या अभी कुछ स्टेट्स में नहीं है? इसकी क्या एक्सपेंशन हो रही है? एक तो ये जानना चाहता हूँ। दूसरा, हमने ये देखा है कि फोन फान तो चलते नहीं है, और अगर कोई उठाता है तो रख देता है, बात होती नहीं है, तो बंदा डिस्टर्ब्ड होके फिर कोई और आसपास की एनजीओ देखता है। तो लोगों के लिए ये एक्सेसिबल हो, उसके ऊपर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अभी अभी तो हमने नेशनल ट्रस्ट में अभी दिक्कत क्या हुई थी कि अभी जो हमारा पहले ऑफिस था करोलबाग, वो शिफ्ट कर गया है, NISD बिल्डिंग में चला गया है। तो वहां पर कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा था, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि एक स्पेशल नंबर उन्होंने प्रोवाइड करवाया है कि उस नंबर से लोग कांटेक्ट करें, और एक टूल फ्री नंबर भी प्रोवाइड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से, जो कि स्कीम के बारे में लोगों को अवेयर करता है अगर उस नंबर पर लोग फोन करते हैं तो। लेकिन जहां तक नेशनल ट्रस्ट की बात है, तो नेशनल ट्रस्ट जितने भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको तो पता रहता है अथॉरिटी का नंबर, लेकिन पब्लिक अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये हमारी भी कमी है। और इस पर दनिश जी जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक आम जन में भी नेशनल ट्रस्ट के बारे में लोगों को पता चले। उसके लिए अभी हमने 50 ऑर्गेनाइजेशन को, अभी जस्ट 1 मंथ पहले हमने 50 ऑर्गेनाइजेशन को पूरे इंडिया में सिलेक्ट किया है, और सारे लोगों को हमने 25,000 रुपीज सैंक्शन करने का ऑर्डर दिया गया है, ताकि वो अपने अपने जहां भी हैं वहां पर एक एक प्रोग्राम करें और लोगों को बताएं, और दिव्यांगता के क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हो रही है उससे लोगों अवगत कराएं लोगों को। आशीष जी, 2024 में हम जी, जहां हम वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज कह रहे हैं, मेरे को अमेरिका में बात करना आसान है, नेशनल ट्रस्ट में बात करना मुश्किल है सर आज भी।
मैंने खुद कई बार फोन ट्राई किया सर, नहीं लगता। आप सारा जो फोकस है एनजीओ 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 50-40, सर उनका लिमिटेड है। ये चीजें तो आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए और 24/7 काम करनी चाहिए सर। जो लोग आपको रीच आउट करते हैं वो पहले बहुत परेशान रहते हैं, तो उनको तो फर्स्ट हैंड में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, या सोल्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई बड़ी खुशी से नहीं आएगा, वो दुखी होके ही आएगा जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ये तो मिनिमम चीजें हैं कि आपकी वेबसाइट पे अब आपने किसी को एक नंबर दे दिया, भाई मेरे को थोड़ा पता है आपने किस एनजीओ को ऑथराइज किया है या नहीं किया है, और 140 करोड़ लोगों का ये देश है, तो कम से कम ये चीजें आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस शो के बाद तुरंत होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं श्योर करता हूं। और सेक्रेटरी सब काफी इसमें एक्टिव हैं। और हमारी एक डिमांड थी उस समय, निरामया के लिए भी इसी तरह की समस्याएं उठ रही थी, तो उन्होंने एक फोन प्रोवाइड किया था और 24/7 काम कर रहा था। और गणेश जी, मैं भी आपको श्योर कर रहा हूं कि सेक्रेटरी सर के साथ मैं इस प्रस्ताव को रखूंगा, और 24/7 का जो एक नंबर का जो लोगों का एक डिमांड है, वो जरूर से जरूर तुरंत काम करने लगेगा कुछ दिनों के अंदर। जब मुझे आइडिया नहीं है कि ये हो गया या नहीं। अभी पर्पल फेस्ट में भी जब डिसेबिलिटी कमिश्नर्स की मीट थी, तो मैंने ये कहा था कि हर स्टेट की जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है उसकी एक प्रॉपर एक्सेसिबल वेबसाइट होनी चाहिए, जो लोग उस पर बात कर सके, उनसे अपने ग्रीवेंस फाइल कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनका कोई डेडिकेटेड डिसेबिलिटी कमिश्नर का वेबसाइट नहीं है। तो देखते हैं, हमारा संघर्ष तो जारी है सर। अब आते हैं, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, क्या ये पूरे थ्रू आउट इंडिया में है आपके पूरे सेंटर एंड ऑल? नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें कि हमारा कोई सेंटर वहां पर काम नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट है जहाँ की हमारा कोई ना कोई सेंटर जरूर हो, चाहे वो दिशा हो, विकास हो, चाहे वो घरौंदा सेंटर हो। तो कौन कौन लेकिन सी इस स्टेट्स में नहीं है और कहाँ एक्सपेंशन की क्या कुछ प्लान चल रहे हैं क्या उन स्टेट्स में? एक्सटेंशन के बारे में भी बात हुई थी, तो ऐसा एक प्लानिंग किया गया था कि कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद बहुत से ऐसे बच्चे, दिव्यांग बच्चे थे जिनके माता पिता नहीं रहे। तो ऐसा एक प्लानिंग था कि हर एक स्टेट में एक मॉडल सेंटर टाइप का, क्यों नहीं एक घरौंदा सेंटर खोल दिया जाए कि जहां पर बच्चे 24 आवर्स रहें। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं देखा हूँ कि कुछ बड़े बड़े स्टेट हैं जहां भी घरौंदा सेंटर कम है, और छोटे छोटे स्टेट हैं वहां पर घरौंदा सेंटर काफी है। तो थोड़ा स्कीम का जो डिस्ट्रीब्यूशन पहले हुआ था उसमें भी सुधार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से उसमें सुधार नहीं हुआ है। कोशिश करता हूँ कि इस पर भी जरूर वर्क होगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से स्कीम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग बच्चे उसका लाभ उठा सके। अभी कितने बच्चे हैं नेशनल ट्रस्ट के जो सेंटर्स में रहने वाले हैं, क्या संख्या होगी? कि अगर इस तरह से अगर आप पूछेंगे तो नेशनल ट्रस्ट की जो बच्चे जो हमारे सेंटर पर जो काम कर रहे हैं वो करीब 4,000 ही बच्चे, लगभग 4,000 बच्चे होंगे जो दिशा, विकास और घरौंदा सेंटर से जुड़े हैं। ओनली 4,000। लेकिन अगर निरामया को अगर हम इसमें इंक्लूड कर देंगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा 67,000 बच्चे जुड़े हुए थे, और इस फाइनेंशियल में अभी तक लगभग 47,000 नियर अबाउट जुड़े हैं। निर्माया तो अलग स्कीम हो गई ना, तो सेंटर्स में हाँ, कुल मिला के आपके 4,000 सेंटर लोग में हैं। लगभग 4,000 बच्चे होंगे। नंबर बहुत कम है अगर डिसेबिलिटी बहुत को ही कम। देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में कहीं शो करता है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है, तो इस पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा नेशनल ट्रस्ट के साथ भी कुछ इशू आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास भी एक बजट का थोड़ा इशू आ जाता है। लेकिन उसके लिए भी काफी बातें चल रही है, और आगे देखते हैं कि जो सेक्रेटरी लेवल पर क्या इसमें डिसीजन होता है। हम लोगों ने एज ए बोर्ड मेंबर, और हम लोगों ने इस बात को हमेशा बोर्ड मीटिंग में रखने का कोशिश किया है कि स्कीम को बढ़ाया जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला सकें। जी, अब आते हैं उस स्कीम के बारे में जिसमें बात हमने करनी है, निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस। बताएं डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, निरामय हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, एक्चुअली बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। इस तरह का जो पॉलिसी बनाया गया था, अदर कोई इंडिया में इस तरह का कोई पॉलिसी नहीं है दिव्यांग बच्चों के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी जो खूबी है निरामय इंश्योरेंस का, यह है कि इसमें जो आउटडोर ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन लोगों को भी रिम्बर्समेंट का मौका मिलता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा गांव में रहता हो, चाहे शहर में ही रहता हो, अगर कोई भी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, अगर वहां पर बच्चे को देखा हो और उसका प्रिस्क्रिप्शन, और वहां पर अगर वो दवाई खरीद लिया हो, और उसको अगर वो रिम्बर्स कराना चाहे तो जो माध्यम है वहां पर वो आसानी से करवा सकता है। और अगर शहर में भी अगर फिजियोथेरेपी वगैरह कराया हो, आउटडोर ट्रीटमेंट, तो उसमें सुविधा उनको मिल जाती है। लेकिन अदर इंश्योरेंस में आउटडोर की फैसिलिटी नहीं है।
और इसका एक प्रीमियम भी बहुत कम अमाउंट में लगता है। अगर कोई दिव्यांग बच्चा अगर इनरोल करना चाहता है तो फर्स्ट में उसको 500 रुपया देना पड़ता है, और जब रिन्यूअल कराता है तो उसको 250 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बीपीएल कैटेगरी का हो, चाहे लीगल गार्जियन का हो, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बीपीएल कैटेगरी को रिन्यूअल में ओनली 50 रुपीज लगता है, और इनरोलमेंट के टाइम में 250 रुपीज लगता है। इसमें कोई एज वार नहीं है, किसी भी तरह का कोई टेस्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है इंश्योरेंस कराने के लिए। कुछ बहुत ही लिमिट डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, जैसा कि कोई बच्चे के पास अगर यूडीआईडी कार्ड हो, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हो, और बैंक अकाउंट हो। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो वो बच्चे को एनरोलमेंट हम आसानी से हो जाएगी। और पहले तो ऐसा दिया गया था कि जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो ही केवल इस तरह के बच्चों को इनरोल करेंगे। लेकिन अब तो ऐसा कर दिया गया है कि पेरेंट्स खुद वेबसाइट में जा करके अपने बच्चे को इनरोल कर सकते हैं। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट अभी इंडिया में है, सीआरसी सेंटर है, वहां पर भी बच्चों का इनरोलमेंट हो रहा है। इसका मकसद ही था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने करें, इसीलिए पिछले साल यह निर्णय लिया गया कि क्यों नहीं इसको ओपन कर दिया जाए, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो कोई भी एनजीओ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, वो घर पर अपने से बच्चे का इनरोल कर लें, रिन्यूअल कर लें। तो इस तरह का जी, तो कौन कौन सी यही 4 डिसेबिलिटी कैटेगरीज इसको ले सकती हैं? और वेबसाइट क्या है जहां पे एनरोल कर सकते हैं? क्या स्टेप बाय स्टेप है, थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली जो हमारे बेनिफिशियरी होंगे नेशनल ट्रस्ट के तो वही होंगे जो हम 4 तरह के डिजेबिलिटी को जो कवर करते हैं, जो कि जी। सेरिब्रल पल्सी होगा, ऑटिज्म होगा, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। यही 4 तरह के जिनका यूडीआईडी कार्ड में कहीं पर भी अगर ऐसा नहीं है कि अगर लिख दिया गया है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है अगर डायग्नोसिस में, और कहीं पर भी अगर लिखा हुआ कि डायग्नोसिस है, चाहे कुछ भी सेरिब्रल पल्सी भी है इसमें, तो उसको भी वो बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह का प्रावधान किया गया है सेक्रेटरी साहब के द्वारा कि जो भी डॉक्टर अगर प्राइमरी स्टेज में अगर उसको असेसमेंट करते हैं, उनकी भी कॉपी वहां पर अपलोड कर दी जाती है अभी वेबसाइट में। कहीं पर अगर मेंशन भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखा गया था पिछले बार सर्टिफिकेट की बच्चा इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी है लेकिन उसमें मेंटल इलनेस लिखा हुआ रहता था, तो उस तरह के केस में उनको पूरे देखते हैं डायग्नोसिस क्या है, तो उनके पास एक अपलोड हो जाता है। तो अगर इस तरह का कहीं भी अगर मेंशन रहेगा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे का भी कि वो सिर्बल पल्सी है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी भी है, एसोसिएटेड डिसऑर्डर है उसके पास, तो उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, ऑटिज्म, सिर्बल पल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, यही 4 तरह के बच्चों के लिए ये स्कीम बनाया गया है। और यही 4 तरह के दिव्यांगता से जो ग्रसित बच्चे हैं उनको ये लाभ मिलेगा। मैं इसमें थोड़ा सा गणेश जी आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें किस तरह का है और कैसे बच्चे क्लेम ले पाएंगे और कैसे कैसे उनको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और जहां तक कि आपने गणेश जी बताया कि कहाँ पर इसको पेरेंट्स अपने से इनरोल कर सकता है, तो सबसे पहले वो नेशनल ट्रस्ट लिखें गूगल में जा करके, नेशनल ट्रस्ट के साइट पर जाएं और वहां पर देखें ऑप्शन रहेगा निरामय इंश्योरेंस इनरोलमेंट इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में क्लिक करें, वहां पर यूडीआईडी कार्ड अपना डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, और उसके बाद जो जो मांगता है वो चीज को सबमिट करते जाएं। लास्ट में पेमेंट का भी ऑप्शन बहुत ही सरल बना दिया गया है, वो अपने गूगल पे से, फोन पे से भी वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। बाहर से बार कोड भी है वहां पर अवेलेबल, चाहे अपना वो कुछ भी नेट बैंकिंग का भी बहुत ही इजी तरीका है, उसके माध्यम से वो अपने इनरोलमेंट कर सकते हैं। और इनरोलमेंट के 15 से 1 महीना के बाद कार्ड जनरेट हो जाता है, तो खुद से अपने नेशनल ट्रस्ट के वेबसाइट पर जाएं और जो उनके पास इनरोलमेंट नंबर आया है एज SMS, तो उसको वहां पर डालें और वहां से वो डाउनलोड कर लें, तो उनको निरामय कार्ड मिल जाए। बिल्कुल। अब एक चीज जो आपने अभी नहीं बताई है और जो मैं चाहता हूं कि आप हम इस पे थोड़ा सा टाइम बताते हैं। आप तो खुद इस फील्ड में हैं, आपकी तो खुद जी। सोसाइटी है, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। इसमें जो अमाउंट आप इंश्योर कर रहे हैं वो है 1 लाख रुपया जी एनुअली। जी आपको खुद मालूम है कि मल्टीपल या सेरेब्रल पॉल्सी या ऑटिज्म में कुछ ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब कम नहीं, ज्यादातर केसेस में जो फिजियोथेरेपी या मेडिकल नीड्स उनकी उस तरह की है, ये पैसा 2-3 महीने में खत्म हो जाता है। और ये स्कीम अपने आप में बहुत अच्छी है। इसमें जहां गवर्नमेंट की तारीफ करनी चाहिए वहां बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट स्कीम फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो क्या इसका कारण क्या है? क्योंकि लाख रुपया आज की डेट में, आप महंगाई इतनी है, आजकल तो बहुत सारी जो जर्नल हेल्थ इंश्योरेंस है
उन्होंने तो 3 लाख वाला प्लान ही बंद कर दिया। वो कहते भाई 3 लाख तो बहुत कम है आजकल जिस तरह का हॉस्पिटल्स का खर्चा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 1 लाख रुपया बहुत कम है? तो क्या इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए? जहाँ जितनी क्योंकि गवर्नमेंट का वी कैन अंडरस्टैंड कि एक बजट कंस्ट्रेन रहता है, उसमें हम जितना मर्जी बोल लें, जो चीजें हैं वो हमें एडमिट करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या कुछ ऐसा टाई अप नहीं हो सकता जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस है, उन सबके CSR हैं, उसके थ्रू कुछ किया जाए और इनकी जो इंश्योरेंस अमाउंट है उसको बढ़ाया जाए? बिल्कुल, ये भी जो आपका सजेशन है कि CSR के थ्रू क्यों नहीं, अगर CSR इस तरह का फंड अभी लिम्को में भी काफी करीब 100 करोड़ रुपया CSR फंड आया, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तरफ ही आ रहा के अंतर्गत आता है, तो नेशनल ट्रस्ट में CSR फंड को क्यों नहीं लाया जाए? इस तरह की बातें अभी हमारी जो 25 तारीख मीटिंग हुई थी, AGM एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग, उसमें इस प्रस्ताव को लाया गया है और सेक्रेटरी साहब को भी अवगत कराया गया है कि नेशनल ट्रस्ट का जो बजट है, और बजट अगर हमारा इंक्रीज नहीं तो क्यों नहीं इसमें CSR फंड को भी लाया जाए। क्योंकि दनिश जी, होता क्या है कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 का देखें तो कम से कम हम लोगों ने 21 करोड़ रुपया का रिम्बर्समेंट किया था निरामय में, और करीब लास्ट ईयर 23-24 में भी हमने 13 करोड़ रुपया का रिम्बर्समेंट किया था, और अभी जो 24-25 में है तो अभी तो ऑन प्रोसेस है। तो दिक्कत क्या होती है कि फाइनेंशियली तो हम लोग के पास उतना सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट बजट है नेशनल ट्रस्ट के पास, और उसी बजट के अंदर में हमको काम करना पड़ता है। तो 2 साल पहले हमारा जो अमाउंट था 1 लाख रुपीज का, इसमें बढ़ाने की काफी डिस्कशन हुई थी। इसमें पूनम नटराजन वगैरह भी शामिल हुए थे, जो कि पहले हमारे चेयरपर्सन थे। तो काफी डिस्कशन में पहले 8,000 रुपया ही दिया जाता था, 10,000 रुपया दिया जाता था फिजियोथेरेपी के लिए, और करीब 9,000 रुपया था मेडिसिन के लिए। मैंने इनको बढ़वा करके पिछले 1 साल पहले इसको बढ़वाया गया, और 20,000 रुपया फिजियोथेरेपी के लिए किया गया, और 19,500 लगभग मेडिसिन के लिए किया गया, बढ़ाया गया है उसमें। लेकिन जो टोटल अमाउंट 1 लाख का है, वो आपका जेन्युइन क्वेश्चन है कि आज के जमाने में 1 लाख रुपीज का क्या वैल्यू है। तो जरूर इसमें बढ़ाना चाहिए, और इस पर जरूर दोबारा जब भी डिस्कशन होगी, जो CSR फंड वाली जो बात आपने रखा है, इसको मैं जरूर सर को अवगत कराऊंगा इस बात को कि सर इसको एटलीस्ट कम से कम 3 लाख किया जाए। मैं एक चीज बहुत ईमानदारी से आपकी अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप कम से कम एडमिट कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे जो पैनलिस्ट आते हैं, जो कुछ आते हैं, वो चीजों को एडमिट ही नहीं करना चाहते, और जब तक हम चीजों को एडमिट नहीं करेंगे उसमें कोई सुधार नहीं होगा। जब तक आप मानोगे ही नहीं प्रॉब्लम है, तो फिर आप सोल्यूशन, जब आप कह दो कि प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं। तो जब आप एडमिट करोगे तभी तो सोल्यूशन आएगा। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप एडमिट कर रहे हो चीजों को। मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के CSR से ही आपको टाई अप कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है, क्योंकि मैंने इस तरह का कभी भी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं उठाया कि क्यों नहीं CSR फंड को इंश्योरेंस कंपनी में इसको लाया जाए। इस तरह की बातें तो लास्ट AGM में उठी है, लेकिन इस चीज को भी मैं पूरी कोशिश ही नहीं, सर को कन्विंस करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि सर काफी पॉजिटिव आदमी है, और आशा है कि इस पर वर्क होगी। तो क्लेम लेने का क्या प्रोसेस है? देखिए, थोड़ा दिक्कत क्या हो रही है कि इसमें भी अभी अभी तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, क्योंकि इंश्योरेंस वाले भी, कहा गया है ना कि इंश्योरेंस से पैसा लेना इतना आसान नहीं होता है। पब्लिक का भी ये परसेप्शन है, और इससे मैं सहमत भी हूँ दनिश भाई, क्योंकि इंश्योरेंस कहने से क्या होगा, इंश्योरेंस से पैसा लेना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने लास्ट फाइनेंशियल के पहले भी 23 करोड़ 13 करोड़ का रिम्बर्समेंट किया है। इसमें दिक्कत क्या होती है एक्चुअली, कि जो गांव वगैरह में बच्चे रहते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि हम फॉर्म को कैसे फिलअप करें। और इंश्योरेंस कंपनी है कि जब तक उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सही ढंग से नहीं रहेगा, तो क्लेम को क्या करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं, चाहे उनको एक मेल कर देते हैं, और मेल को उनके पास सुविधा नहीं होती है। गांव वगैरह में जो पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो लोग क्लेम का फायदा नहीं ले पाते हैं। तो ये किस कंपनी के साथ टाई अप है निर्माया का? अभी हमारा तो ओरिएंटल बैंक के साथ है, और मेरा जो थर्ड पार्टी है, पहले था रक्षा TPA, लेकिन अभी वो मेडी असिस्ट उसको एक्वायर्ड कर लिया है, तो अभी मेडी असिस्ट के साथ है। अच्छा, तो एक चीज, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो रूरल एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए तो डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि रिम्बर्समेंट का जो रेशियो है काफी कम हो गया है। उसका सबसे बड़ी वजह यही होता है कि फॉर्म को सही ढंग से फिलअप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का भी कुछ रूल है कि उसको, जैसे अगर वो मांगते हैं कि 1 महीना, अगर आज आप डॉक्टर से दिखाए हैं तो 1 महीने के अंदर ही वो ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन है वो
इंश्योरेंस कंपनी को पहुंच जाना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि आज ट्रीटमेंट कराए 2 महीना के बाद उस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो कंपनी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा जो इशू होता है बैंक अकाउंट्स का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट जो भी होगा वो चाहे तो बेनिफिशियरी के नाम पर होगा, अगर ज्वाइंट होगा तो बेनिफिशियरी प्लस पेरेंट्स का कोई मेंबर होगा वो होगा। उसमें क्या करते हैं पेरेंट्स, कभी भूल से क्या करते हैं कि अपना अकाउंट नंबर भेज देते हैं, तो वहां पर भी क्लेम उनका पेमेंट नहीं हो पाता है। तीसरी बात है कि जो मेडिसिन वगैरह जो लोग परचेज करते हैं, जिस भी दुकान से परचेज करते हैं, तो उसका जो ओरिजिनल बिल होना चाहिए उसको अटैच करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि वहां पर जीरोक्स वगैरह अटैच कर देते हैं तो और उसको भेज देते हैं। और छोटी छोटी दुकानों से लोग दवाई को परचेज कर लेते हैं जिसका कि डीएल नंबर वगैरह भी नहीं होता है, तो उसमें भी उन लोगों का क्लेम मैं देखता हूँ कि नॉन पेबल हो जाता है। पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है कि जब भी आप क्लेम सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो 4 डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट आपके हाथ में होना चाहिए। फर्स्ट, जो निरामय इंश्योरेंस का जो कार्ड है वो होना चाहिए। दूसरा, बैंक अकाउंट जो है आपका उसका एक जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। और थर्ड जो है, जिस डॉक्टर से आप दिखाएं उस डॉक्टर का ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और जिस दवाई दुकान से आप परचेज किए हैं मेडिसिन वो ओरिजिनल होना चाहिए आउटडोर के केस में। और फिजियोथेरेपी के केस में, जहां भी आप जिस फिजियोथेरेपी सेंटर में जाते हैं वहां का जो भी थेरेपिस्ट है उसका ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। साथ में एक बिल होना चाहिए जिसमें पूरी तरह मेंशन होना चाहिए कि किस डेट से किस डेट तक आपने ट्रीटमेंट लिया है और कितना उनका चार्ज हुआ है। और साथ में एक अटेंडेंस सीट भी लगा देना चाहिए, क्योंकि जनरली मैं देखता हूं कि इंश्योरेंस वाले परेशान करते हैं लोगों को, बार बार बोलते हैं कि आप अटेंडेंस सीट भेजिए। तो जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन और मनी रिसीट डॉक्टर से लेते हैं तो आप अटेंडेंस सीट, अगर आप 50 दिन ट्रीटमेंट लिए हैं तो उसमें एटलीस्ट डेट लिखवा करके साइन और मुहर लगवा करके अटैच करके रक्षा टीपीए फरीदाबाद को भेज दीजिए, जो एड्रेस आपके निरामय कार्ड में मेंशन है। तो क्लेम को नॉन पेबल होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। लेकिन इंडोर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर क्लेम भी काफी नॉन पेबल हो जाता है। उसमें दिक्कत आती क्या है कि वो लोग ब्रेकआउट बिल मांगते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमारा हाथ में अगर फ्रैक्चर हो गया और मैं हॉस्पिटल में गया और हाथ में मेरा प्लास्टर चढ़ा दिया गया, चाहे ऑपरेशन कर दिया गया और एक डॉक्टर वहाँ का मनी रिसीट दे दिया हमको और एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उससे क्लेम पेमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो पहली बार अगर आप गए हैं तो जो भी डॉक्टर देखा है वो प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। दूसरी बात, वो मांगते हैं कि जहाँ का ऑपरेशन हुआ है आपका उसका एक ऑपरेशन नोट होता है, नोट शीट होता है, वो भी मांगते हैं। और एक वाइटल चार्ट जिसको, जहाँ पर पेशेंट ऑपरेशन होने के बाद जिस बेड में गया और वहां पर जब नर्सिंग जब उसका होता है, आज का बीपी कितना है, आज कौन कौन मेडिसिन लिया, उस तरह का एक वाइटल चार्ट होता है, तो वो भी वो मांग देते हैं। तो ध्यान रहे पेरेंट्स को कि अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है बच्चा तो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और जितना भी मेडिसिन आपका लगा उसका एक ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट मतलब क्या मांगते हैं कि अगर बच्चा आपका एडमिट हुआ हॉस्पिटल में तो नर्सिंग चार्ज कितना हुआ, ऑपरेशन थिएटर का चार्ज कितना है, एनेस्थीसिया का चार्ज कितना है और सर्जन का कितना फी है। इस तरह के एक पैड पर लिखा करके उसमें आप जो भी हॉस्पिटल का मैनेजर है उससे एक मुहर मरवा लीजिए और उसको अटैच करके आप इंश्योरेंस कंपनी को भेजिए। 100% आपको इंश्योरेंस कंपनी जरूर पेमेंट करेगा, क्योंकि उनका भी अपना एक क्राइटेरिया हो, तो वो लोग इंक्वायरी वगैरह करते हैं, वो उनका पार्ट है। आप भेज दीजिए, आपका क्लेम 100% रिम्बर्स होगा। तो पेरेंट्स से भी कभी कभी कमियां हो जाती है क्योंकि उनको इस बारे में पता नहीं रहता। लेकिन गणेश जी, हम हर एक महीने महीने एक निरामया के लिए पेरेंट्स के लिए एक अवेयरनेस करता हूँ। अभी तो ऑनलाइन कर रहा था, लेकिन आपने जो इस चीज को रखा है कि क्यों नहीं हम पब्लिक के बीच में जाएं। आरओ तो सब कुछ जानता है, जो एनजीओ है उसके पास पता है, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अभी हमारा बढ़ते कदम 50 प्रोग्राम अभी होने वाले हैं अगले महीना में, तो हम उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करूं, केवल एनजीओ को नहीं कि खाली एक एनजीओ अगर प्रोग्राम करता है तो सारे एनजीओ वाले ही उसके पास जाते हैं, नहीं। उसमें ऐसा रहेगा कि हम पेरेंट्स लोगों को भी इन्वाइट करूं, लोगों को अगर संभव हो सके तो आशा वर्कर वगैरह जो काम करते हैं बुनियादी केंद्र पर, उनको भी शामिल किया जाए और उनको भी एजुकेट किया जाए कि कैसे हम निरामय करते हैं, कैसे क्लेम करते हैं, कैसे इसको रिम्बर्समेंट हम करेंगे। तो इसके बारे में जरूर होगी चर्चा, और यही एक तरीका है क्लेम सेटल कराने का। दनीश जी, 3 सवाल मेरे फाइनल। जी, सवाल 1, आपका तो ओरिएंट बैंक से टाई अप है जैसा आप बता रहे हो,
तो नेशनल जी। ट्रस्ट को तो प्रीमियम ही देना पड़ता होगा, तो उसमें तो आप इसकी इंश्योरेंस की रकम बढ़ा सकते हो 1 लाख से 3 लाख। नेशनल ट्रस्ट क्लेम खुद से तो दे नहीं रहा, नहीं। तो वहां क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको तो थोड़ा सा ही प्रीमियम बढ़ेगा। दूसरी चीज दूसरी चीज हमारा बजट आता है डिसेबिलिटी का, हर बार वो लैप्स हो जाता है। एक तो डिलेड होता है, और जितना बजट होता है वो उतना हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। जब हमारे पास इस तरह की स्कीम्स हैं तो हम बजट को लैप्स क्यों होने देते हैं, लैप्स क्यों होने देते हैं? तो वो बजट क्यों नहीं यूज किया जाता, या गवर्नमेंट से नेक्स्ट ईयर के लिए मांग क्यों नहीं की जाती कि भाई ऐसी स्कीमें हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो इसको बढ़ाया जाए। और तीसरा सवाल, आप लोग कब तक ये जो बढ़ते कदम जो आप लोग करते, देखिए आई हैव टू बी वेरी ब्लंट, ये तो आप जी। टारगेट पूरे करने के लिए 50 बोला है, जिसकी ड्यूटी लगाओगे वो 2-4 बंदे पकड़ेगा, 2-4 फोटो खींचेगा, 1-2 पुरानी लगा देगा और टारगेट पूरा करेगा। उससे अवेयरनेस नहीं होगी सर। आप बाहर क्यों नहीं आती, मीडिया पे क्यों नहीं आते, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आते, और रेगुलर इसको, जब इतने बड़े बड़े ब्रांड है, सब है, वो उनका एक ही मंत्र है आज के टाइम पे कि आप कितनी भी अच्छी स्कीम बना ले सर, जब लोगों को ही नहीं पता लगा तो क्या फायदा उस स्कीम का? बिल्कुल। तो कब आप उस एक दायरे से बाहर निकलेंगे? क्योंकि हम तो इसी सेक्टर में, हमें पता है ना कैसे टारगेट अचीव होते हैं। वही लोगों को बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन बुला लिया जाता है, चलो जी नंबर दिखा दिया अपने, हो गया काम। तो इस पे तो सर युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। इन तीनों पर आपकी राय चाहता हूँ। पहला जो आपका क्वेश्चन था कि जो हम अगर प्रीमियम थोड़ा बढ़ा दें तो इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा धनीश जी। क्योंकि जो नेशनल ट्रस्ट का जो भी पैसा होता है, जो रिम्बर्स होता है ना, वो हमारा पैसा होता है, नेशनल ट्रस्ट का पैसा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि करीब 21 करोड़ रुपया हमने 21-22 में हमने रिम्बर्स किया था। तो टोटल नेशनल ट्रस्ट का पैसा, हम लोग पैसा उनको देते हैं, वो एक जस्ट मीडियम, बीच में उनका कुछ कमीशन होता है, उसको वो वर्क करते हैं। यही डिफरेंस है एक्चुअली। अदर जो हम लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं ना, जैसे आप कराए होंगे स्टार जी। हेल्थ इंश्योरेंस चाहे और जितने भी तरह के, उसमें क्या होता है कि हम केवल प्रीमियम पेमेंट करते हैं और वो हमारा इंश्योरेंस को कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमारा एक स्कीम है, इसमें केवल हम उनको थर्ड पार्टी के रूप में रखे हैं ताकि सही ढंग से हमारा प्रोसेस हो सके। उनका मैं एक चार्जेस देता हूँ, लेकिन टोटल जो पैसा है, जो 21 करोड़ चाहे 13 करोड़ रुपया हमने पिछले बार रिम्बर्स किया, और टोटल नेशनल ट्रस्ट का पैसा था। वो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा नहीं था, चाहे प्रीमियम से जो जनरेट हुआ वो पैसा वो नहीं था, वो हमारा पैसा था। ऐसे भी सुनने में आता है कि अगर इंश्योरेंस नाम जैसे ही सुनते हैं लोग तो लगता है इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का तो फायदा डीजीज होने के बाद मिलता है ना, जी। इंश्योरेंस का। लेकिन हम तो दिव्यांग बच्चों के लिए इस इंश्योरेंस का जो एक स्कीम बनाया है उस तरह का, हम तो उनको पहले ही से दे रहा हूँ, डिजीज के पहले हो तो खुद दिव्यांग भाई बहन हैं तो उनके लिए स्कीम बनाया गया है। एक्चुअली पैसा टोटल नेशनल ट्रस्ट देता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था लोगों के बीच में, अच्छा है आपने कब इसको सॉल्व किया। जी, नेक्स्ट जो बजट नेक्स्ट वाला जो, सवाल मैंने पूछा। हाँ हाँ, बजट की जो बात आप कर रहे हैं कि जो जीआई फंड होता है गवर्नमेंट का, वो तो 100% यूटिलाइज होता है। लेकिन 100 करोड़ का हमारा कॉर्पस फंड है नेशनल ट्रस्ट का, उसको कम से कम 7-8 करोड़ रुपया हमारा इंटरेस्ट आता है। तो 100 करोड़ में तो लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकता है नेशनल ट्रस्ट, क्योंकि वो तो नहीं, जो एक तरह से गवर्नमेंट का एनुअल बजट आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आता है, उसका हम लोग टोटल यूटिलाइज कर देते हैं। और जो बचता भी है, थोड़ा पिछले साल बची है कुछ अमाउंट, उसको तो फिर अब ठीक है, जो बचा था अमाउंट कुछ ज्यादा कुछ नहीं बचा था। लेकिन जीआई फंड जितना भी होता है गवर्नमेंट का, जो फंडिंग आता है हमारा, जो डीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उसका 100% यूटिलाइजेशन हुआ था, उसमें पैसा नहीं बचा था, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट था उसमें कुछ पैसा बच गए थे पिछले साल। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काम अच्छा हो रहा है और बचने का कोई चांस है। जहां तक आपने बात किया कि आप ज्यादा डिमांड क्यों नहीं करते हैं, हमेशा बोर्ड डिमांड करता है कि हमको पैसा दिया जाए, क्योंकि इतना पैसा में हम अच्छी तरह से रन नहीं कर पा रहे हैं। तो सर ने भी अभी आश्वासन दिए हैं कि कुछ दूसरा फंड है हमारा नेशनल ट्रस्ट के अलावा एक नेशनल फंड होता है। सर ने बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कोशिश चल रहा है। हम लोग को तो कोशिश था कि कॉर्पस फंड क्यों नहीं 100 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया जाए नेशनल ट्रस्ट का, ताकि कुछ दिक्कत ही नहीं होता। लेकिन खैर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग का डिमांड हमेशा रहा है गणेश जी कि नेशनल ट्रस्ट को फंड की आवश्यकता है। हमारा जो फंड 25 करोड़ भर मिलता है तो अलग से, तो उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। 35 करोड़ मिला था शायद, तो उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, 50 करोड़ एटलीस्ट कम से कम किया जाए, ताकि हम और अच्छा से प्रोग्राम कर सकें। जी। और थर्ड, मीडिया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो एक बात रही है कि हमारा सोशल मीडिया में उतना इम्पैक्ट अभी हम नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से
नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ, हमारा जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 700 लगभग रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के माध्यम से अभी हम लोग अवेयरनेस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि आज तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, इस पर जितना वर्क होगा। इसीलिए अभी हमारी वेबसाइट कल लॉन्च हुई है 2 दिन पहले, उसमें भी सब कुछ पूरा पूरा क्लियर कर दिया गया है कि सब कुछ पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है, कौन ऑर्गेनाइजेशन है, किसका क्या फोन नंबर है, कौन कौन स्कीम चल रही है, कौन कौन हमारा बेनिफिशियरी है, सारा चीज अभी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। करीब 2-4 दिन पहले हमारी वेबसाइट एक नया लॉन्च हुआ है, उसमें सारा चीज डिटेल अपलोड कर दिया गया है। कौन कौन हमारे स्नैक हैं, कौन कौन आ रहे हैं, क्या काम करता है, उनका चीफ पर्सन कौन है, कैसे उससे कांटेक्ट है, सारा चीज डिटेल किया गया है। और दिनेश जी, आपका सजेशन को मैं नोट कर रहा हूँ और इस पर जरूर, क्योंकि आपका कुछ ऐसा सजेशन आया है जो शायद वो हमारे माइंड में नहीं था, चाहे हमको ऐसा कहीं फीडबैक ऐसा नहीं मिला। तो इस चीज को मैं जरूर कोशिश करूंगा कि सर के सामने रखूं, क्योंकि सर काफी डायनामिक आदमी हैं और अच्छा काम करेंगे वो। और सर कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा जो आप शेयर करना चाहे लिसनर्स के साथ, और क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए? हम लोगों को तो आप नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूंगा लोगों को कि जहां भी अगर आपको कोई इस तरह के दिव्यांग बच्चे मिले, ये नहीं कि केवल जो नेशनल ट्रस्ट के दिव्यांगता को क्षेत्र में को कवर करता हो, कोई भी दिव्यांग अगर मिले और अगर उसको किसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो एटलीस्ट मेरा जो नंबर है 7749956774, वो हमसे डायरेक्टली 24 आवर्स में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको जरूर गाइड करूंगा, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे कोई भी दिव्यांगता हो, चाहे एम्पुटेशन हो, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे डेफ डम किसी भी तरह का हो, उनको गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें अभी रन कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनको हम जरूर एजुकेट करूंगा उसके बारे में और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, जो वन विंडो सोल्यूशन काम करता है, उसका उनको नंबर प्रोवाइड करूं ताकि उस एरिया में उनका काम आसानी से हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपनी बातें रखी है आपने, बहुत सारे हमारे डाउट्स को आपने क्लियर किया है। और हम भी यही चाहते हैं कि जो लिसनर्स ज़्यादा से ज़्यादा निर्माया स्कीम के बारे में लोगों को बताएं, और जो भी लोग इस डिसेबिलिटी में फॉल करते हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकें। और जिनको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए तो वो आशीष जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। सर टोल फ्री नंबर शेयर कर सकते हैं क्या, जो आप बता रहे थे नेशनल ट्रस्ट का? नहीं, तो नेशनल ट्रस्ट का टोल फ्री नंबर नहीं है एक्चुअली। इस पर तो मैंने आपको श्योर किया है कि मैं इसमें जरूर उनसे बात करूंगा, ताकि नेशनल ट्रस्ट का तो नहीं है, लेकिन हमारा निरामय इंश्योरेंस वगैरह का जो है कि वहां पर वो अपने क्लेम को एसेस कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट वो बात करके उनसे पता कर सकते हैं कि क्या है। जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है आगे भी आप इसी तरह हमसे बात करते रहेंगे और हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, आपका जो फीडबैक रहा है, आपने जिस तरह से बेधड़क आपने क्वेश्चन किया, और जो मतलब जो होना चाहिए, जो मैंने उसको मैं क्या बोलूं, जो आपका विल पावर है बात करने का, उससे मैं काफी प्रोत्साहित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि और लोगों के साथ आप इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको मौका दिया बोलने के लिए। तो लिसनर्स, आज बात की हमने डॉक्टर आशीष जी से, जो नेशनल ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। कई बातों पर उन्होंने क्लैरिटी दी, आपको भी समझ आया होगा नेशनल ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज उसमें फॉल होती है, क्या निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस है, किस तरह की इंप्रूवमेंट की दरकार है। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस।
NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना? कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय, मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hi, this is Shruti Seth and you're listening to Radio Udan, a flight of life. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ।